हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। आज करंट अफेयर्स के एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो कि 5 अप्रैल 2025 को एक्ट बना है। पहले हम जानते हैं कि वक्फ किसे कहते हैं। वक्फ किसी भी डोनेशन और चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस को मुस्लिम कम्युनिटी में वक्फ कहा जाता है। जानते हैं हम इसके बैकग्राउंड के बारे में। जो ये एक्ट है, इसने रिपील किया है मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को और अमेंड किया है वक्फ एक्ट 1995 को। इस एक्ट को अब रीनेम कर दिया गया है उम्मीद एक्ट, जो कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 है। इस एक्ट को लाने का एम क्या है? तो ये एम है कि रेगुलेट एंड मैनेज वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया। अब हम वक्फ प्रॉपर्टी को समझते हैं। वक्फ को डोनेशन में दी जाने वाली चीज़ होती है, तो वक्फ प्रॉपर्टी में वो सारी तमाम चीज़ें आती हैं। ग्रेवयार्ड आ सकता है, मॉस्क आ सकता है, शॉप आ सकता है, एग्रीकल्चर लैंड आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें वक्फ प्रॉपर्टी में आती हैं। आपको पता होगा कि जो वक्फ है वो थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है आफ्टर आर्मी एंड रेलवे इन इंडिया। इसके साथ ही रीसेंट डेटा के अनुसार ये ओन करता है प्रॉपर्टी वर्थ 1.2 लाख करोड़ और यूपी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वक्फ प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला स्टेट है। इसके बाद हम बात करते हैं वक्फ एक्ट 1995 के की प्रोविजंस के बारे में। तो इस एक्ट के की प्रोविजंस हैं रोल ऑफ वक्फ बॉडीज़। जो वक्फ बॉडीज़ हैं, जैसे स्टेट वक्फ बोर्ड हो गया, जो वक्फ काउंसिल है या फिर जो मुताबिक केयर टेकर है, इनके ड्यूटीज़ बताए गए हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं। जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं ये सब्सटीट्यूट हैं सिविल कोर्ट्स के। इसका मतलब इनके पास पावर है सिविल कोर्ट का अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। और इन जो कोर्ट्स हैं, जो इनका ट्रिब्यूनल्स हैं, इनका डिसीजन फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग कहने का मतलब कि इसको किसी और फर्दर कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता है। तो ये जो था, ये प्रोविजंस था वक्फ एक्ट 1995 का। अब हम बात करते हैं जो अमेंडमेंट्स हुए, जो अब प्रोविजंस बने, उनके बारे में। तो अब अमेंडमेंट किया गया है और अब जो प्रोविजंस हैं वो ऐसे हैं कि रीनेम किया गया है इसको उम्मीद। उम्मीद का फुल फॉर्म था यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये फुल फॉर्म याद करना ज़रूरी है, हो सकता है ये किसी एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट प्रोविज़न है इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड। अभी तक मुस्लिम मेंबर्स होते थे, अब इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को भी शामिल किया जाएगा। हो सकता है ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा दे। वक्फ बाय यूज़र रिमूव्ड। वक्फ बाय यूज़र क्या है? तो ये वक्फ की वो पावर है जिससे कि ये किसी भी लैंड को क्लेम करता था। हिस्ट्री में जब किसी भी पॉइंट में हिस्ट्री में इसको जब डोनेट किया गया हो या फिर बहुत लंबे वक्त से वो इसका यूज़ कर रहा हो, तो उसमें इसको कोई डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब इस प्रोविज़न को रिमूव कर दिया गया है। रिमूवल ऑफ सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या था? तो वक्फ बोर्ड जो था वो किसी भी प्रॉपर्टी को एज वक्फ डेजिग्नेट करता था, अब इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश लीगल सेपरेशन बिटवीन वक्फ एंड ट्रस्ट। अब पहले वक्फ और ट्रस्ट एक था, अब इन दोनों के बीच में एक लीगल सेपरेशन होगा। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। जैसा कि हमने जाना कि जो वक्फ बाय यूज़र है उसमें कोई भी डोनेट करता था अपनी प्रॉपर्टी को, जो वक्फ यूज़ कर रहा हो। तो अब जो डोनेट करते थे मुस्लिम मेंबर्स इन मुस्लिम कम्युनिटी, तो अब उसमें एक एलिजिबिलिटी ला दिया गया कि वो एटलीस्ट 5 years प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने चाहिए। मतलब 5 साल से जो मुस्लिम है वही डेडिकेट डोनेट कर सकता है अपने प्रॉपर्टीज़ को इन वक्फ। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो अब जो इनहेरिटेंस राइट्स हैं वुमेन और चिल्ड्रेन का, अब उसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड कैसे होगा? तो जो वक्फ है वो जो शेड्यूल 5 और 6 के एरियाज़ हैं उनमें अपने प्रॉपर्टीज़ को क्लेम नहीं करेगा, उसमें वो प्रॉपर्टीज़ को क्लेम नहीं करेगा। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशंस जनरेटिंग मोर देन 1 लाख एनुअल इनकम अंडरगो गवर्नमेंट ऑडिट। अब क्या है कि जो भी इसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, मदरसा, मॉस्क,
जो एग्रीकल्चर लैंड, तो अब कोई भी जो 1 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा उनका गवर्नमेंट ऑडिट हो सकेगा। और अब है कि रिडक्शन इन मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 7% to 5%। जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था वक्फ को, जो भी उसके प्रॉपर्टीज़ थे, तो अब वो 7% से 5% कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रोविज़न है कैन अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ट्रिब्यूनल डिसीजन। इसका मतलब है अभी तक आपने जैसे जाना कि जो ट्रिब्यूनल थे उनके पास पावर ऑफ सिविल कोर्ट था और उनको अपील नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब ये 2025 के जो एक्ट को अमेंड किया गया, तो अब इसमें जो ट्रिब्यूनल के डिसीजन है उसके अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हम अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अभी तक जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको एक प्रॉपर गवर्नमेंट मैकेनिज्म नहीं था उनको सॉल्व करने का, पर अब वो होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़। अब ऐसे जो डिस्प्यूट्स होंगे उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर सकती है जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे। ये हमने जाना कि जो अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया उसमें क्या क्या प्रोविज़न्स थे। अब हम जानते हैं कि इन जो प्रोविज़न्स थे इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं और इनके क्रिटिसिज्म क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो एक्ट आया है ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करेगा, क्योंकि अब हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, गवर्नमेंट ऑडिट हो सकेगा, तो ये सब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लाने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रीमलाइंड एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अब गवर्नमेंट मैकेनिज्म होगा, एक प्रॉपर चैनल बनेगा जिसके थ्रू प्रॉपर्टी में किसकी प्रॉपर्टी है, कब उसको डोनेट किया गया था या नहीं किया गया था, तो ये अब एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़, जो भी डिस्प्यूटेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करेगी तो उससे प्रोटेक्शन होगा। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, अब इंक्लूजन ऐसे होगा कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, हम कोर्ट्स में जाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इंक्लूसिव बनाएगा इस चीज़ को। एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इशूज़, आप देख रहे हैं दिन पे दिन बहुत सारे हिस्टोरिकल इश्यूज आ रहे हैं जिस पे अलग अलग लोग, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग कम्युनिटी क्लेम करते हैं, तो अब उन सब इश्यूज को भी एड्रेस किया जा सकेगा। ये हमने बात किया इसके सिग्निफिकेंस का। अब हम चलते हैं क्रिटिसिज्म की तरफ। कोई भी एक्ट आता है तो उस पर जो सिग्निफिकेंस होते हैं उसके साथ कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, लोगों की कुछ चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, तो वैसे ही इनमें भी कुछ कंसर्न्स हैं। जैसे पहला है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रिलीजियस राइट्स, फंडामेंटल राइट्स 14, 25, 26, 29। ये जो राइट्स हैं जिनके थ्रू हमें रिलीजियस फ्रीडम मिलता है अपने रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रोपेगेट करने का, तो उन सब ऐसे चिंताएं व्यक्त की जा सकती हैं कि उनका इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी तक गवर्नमेंट का कंट्रोल इस रूप में नहीं था, जैसे अब ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के मामले से हो सकेगा, तो ये गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं बढ़ाता है। लैक पब्लिक कंसल्टेशन, कोई भी एक्ट आता है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें पब्लिक कंसेंट होना ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत डिबेट डिस्कशंस उतने नहीं हुए हैं, तो ये लैक पब्लिक कंसल्टेशन का एक मुद्दा उठाता है। एक्सक्लूजन ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, क्योंकि जो एक्ट था वो 1923 में आया था, फिर 1995 में था, तो उन सब में जो प्रोविजंस थे उनमें से कुछ को रिमूव किया गया है, तो वो एक्सक्लूजन ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है हमारा। पोटेंशियल टू इंक्रीज डिस्प्यूट्स, ऑलरेडी ये जब से चर्चा में आया है तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो हो सकता है बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स नए उभर के आएँ। नेक्स्ट है कंसर्न ओवर नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, अभी तक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन ही था, तो अभी नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन आया है, तो ऐसी चिंताएं हैं कि अब उसका क्या परिणाम होगा, वो कितना उचित होगा, कितना अनुचित होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट, जब भी कोई भी चीज़ आती है, एक्ट आता है, गवर्नमेंट लेके आती है, तो लोगों के बीच में उसको लेके ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट दोनों बिल्ड होता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन और बाकी प्रोसेस से ही पता चलता है कि लोगों में उसके लिए कितना ट्रस्ट है, कितना डिस्ट्रस्ट है। ये हमने जाना वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का सिग्निफिकेंस, क्रिटिसिज्म और प्रोविजंस को। अब हम कुछ डेट्स देख लेते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि प्रीलिम्स व्यू ऑफ एग्जामिनेशन से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो ये एक्ट है इसको एज बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 8 अगस्त 2025 को। आपको पता होगा कोई भी बिल एक्ट बनने में एक प्रोसेस को फॉलो करता है कि उसको दोनों हाउसेस से पास करना होता है, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है और तब वो एक्ट का रूप लेता है।
तो सबसे पहले बिल आया 8 अगस्त 2024 को, वो लोकसभा से पास हुआ 3 अप्रैल 2025 जो भी चल रहा है, राज्यसभा से पास हुआ 4 अप्रैल 2025 को, और ये एक्ट बन गया, मतलब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया 5 अप्रैल 2025 को। तो ये हमने जाना टोटल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को। आगे भी हम करंट अफेयर्स पे दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़। थैंक यू।